नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी तो बैलों की कथा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है और हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सच में बेवकूफ़ है या उसे सीधेपन और उसकी निरापाद सहुनता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते ही नहीं सुना और न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ा हुआ घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार गुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठ हो पहुँचे हैं। वे सभी उसमें प्रकाष्ठ होकर पहुंचकर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य माने जाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का उपयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी उपयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी दिखने में मिलता है और कई रीतियों में अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के पास तो बैल थे हीरा और मोती, देखने में सुंदर, काम में चौकस, चील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों एक दूसरे के आसपास बैठते, एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय क्या करते, एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाते, हम कह नहीं सकते। आवश्यक ही उन्हें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही घोल खप्पा होने लगता। उसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, फिर भी ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त वे दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रखे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसी पड़ी जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ मुंह डालते और साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गए। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे भागे जाते और जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारे भरते। अगर ईश्वर उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते जरूर कि तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया।
संध्या का समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दोनों दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में पहुंच गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखिया से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगा तोड़ा डाला और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ा सकेगा। पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां तोड़ डाली। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़ने पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा गराव लटके रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। चूरी बैलों को देखकर स्नेह से कदकद हो गया। दौड़कर उन्हें गला लगा लिया और प्रेम लंघन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर रहा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया, दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाता, कोई गुड़ तो कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करना किसी को साहस नहीं हुआ। चूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो चल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहां रुके ना। भाग खड़े हुए। चूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई। भागे भागे इसलिए कि वे लोग तुम्हें जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। चूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालिक, मुझे मार डालेगी मालकिन। चुरा कर डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे। दूसरे दिन चूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा, कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छुआ था। उसकी टकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर उन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूटकर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े रहो, खड़े रह जाओ। मुझे मारोगे तो मैं एक को मार ही दूंगा, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया।
कुशल हुआ कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट ही देता। उसके तेवर देखकर उसके सहायक समझ गया था कि इस वक्त टल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा आ गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकल रही थी। दोनों के मुख में देखकर चली आई और एक रोटी से उसकी भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाएक को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी तो अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल मत जाना। तुम तो किसी तरफ निकलने ही नहीं देते, उड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में से तोड़ दो। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली तो दोनों रस्सियां चबने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई और उसने उसके माथे को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाना, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनकी नाकों में नार डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपके से खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे गए। गया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है, राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपने धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रह कर आहट लेते रहे कि कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले तो दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए और एक दूसरे को टेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड टोंकता चला रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। उन्हीं की तरफ आ रहा है। कितना भयंकर सूरत। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले? भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदो तो 9 तो 11 होता है, और
जो दौड़ेगा तो फिर कोई उपाय जरूर सोच लेंगे। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ूंगा, तुम पीछे से रगड़ना। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु में मल्लाह युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिए। आखिरकार बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया और दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बचा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचे। सामने मटर का खेत था। मोती ने उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां फिर लिए दौड़े आ रहे हैं और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंस गए। न भाग सका न पकड़ा गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट गया, फंसेगा तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होश में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां और कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दा पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना दिखते। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई देता था। तब दोनों ने दीवारों की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। मोती ने बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण ही निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ रहे थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग में दीवार को गड़ा दिया और जोर जोर से मारा। मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गिरा। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसे दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय काजी होश का एक चौकीदार लैंटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचा। हीरा का उद्दंडपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए। मोटी सी रस्सी में उसे बांध डाला। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिरकार मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किसी काम का है कि बंधन में पड़े रहे? जोर तो मारता ही जाएगा, चाहे कितना ही बंधन पड़े रहे। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, क्यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जान बच जाए। कितने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यहाँ यह हाल रहा तो हम मर ही जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी। फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार सींग से लगाकर इस तरह जोर जोर से मारने लगे मानो किसी परिस्थिति में लड़ रहे हों। आखिरकार कोई 2 घंटे के जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ नीचे गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे।
तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंस भी खिसक गई और गधे भी अभी तक ज्यों के त्यों ही पड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर नहीं लगता, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यही भेंट है। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे और आज तुम विपत्ति में पड़े देखकर मैं यूं ही छोड़कर भाग जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो कर ही लूंगा। 9-10 प्राणियों की जान बच गएगी, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला। और होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे बताने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तर्ण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उसका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए कि उठा तक नहीं जाता। ठिठरियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने जुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फिका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदता? सहसा एक दड़ियाल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यधिक कठोर, आया और दोनों मित्र के कुल्लों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्मन से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वह क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्होंने कोई संदेह नहीं। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर में ही नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएगा? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डियां सब किसी के काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियाल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सक रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा हुआ पगुल रहा था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर अपने कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, उसी रास्ते से गए थे, उन्हें ले गया था। हाँ, उसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही रास्ता, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही तो कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, तोड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम न जाएंगे। दोनों ने उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्लेल करके घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और आ खड़े हुए। दड़ियाल भी पीछे पीछे दौड़ता चला रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था।
बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक छुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियाल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। छुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से निकाल कर लाया हूँ। नीलाम बैल हैं। मैं तो समझता हूँ चुराई लिए जाते हैं। चुपके से चले जा रहे हो। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियाल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियाल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियाल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियाल का रास्ता देखता रहा। दड़ियाल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था और पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियाल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था, कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, वह उनसे लिपट रहा था। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। ऐसी ही आनंदपुर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पीसफुल कहानियों के परिवार का हिस्सा बन जाएं। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।